नहीं लगाते अपन। स्टार्ट, चलो नरेशन स्टार्ट करेंगे बेटा आज से। नरेशन को दूसरे शब्दों में स्पीच भी कहा जाता है। क्या? स्पीच। किसी किसी एग्जाम में आपको ये नरेशन के नाम से मिलेगा, तो किसी किसी एग्जाम में आपको ये स्पीच के नाम से मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं हम IBPS का एग्ज़ाम है तो उसमें स्पीच, या नॉर्मली SSC वगैरह में स्पीच, MPSI के नोटिफिकेशन के जो सिलेबस होते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो नरेशन के नाम से मिलता है। बात एक ही है ना। दो प्रकार की स्पीच होती है बेटा, एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से भी पहले हमको ना कुछ एक चीज समझना है, उस पर ध्यान देना। एक चार्ट हमें बनाना है, थोड़ा कम स्पेस में बना रही हूं मैं इसको। चलिए बेटा, नरेशन को ही दूसरे शब्दों में डायरेक्ट। अब मैटर ये है बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में तो ऊपर ही डायरेक्शन में लिखा मिल जाता है कि ये जो फॉलोइंग सेंटेंसेस है, स्टेनोग्राफर के पेपर में 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जो SSC के स्टेनोग्राफर का पेपर होता है उसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो डायरेक्शन में ही ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा कि आप सेंटेंस को देखिए, अगर वो डायरेक्ट स्पीच में है तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में है तो चेंज इनटू डायरेक्ट। अब मैटर ये है कि मैडम व्हाट इज डायरेक्ट और व्हाट इज इनडायरेक्ट है क्या? तो बेटा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जिससे जो हमारे घर का एग्जाम्पल है लाइक दैट, तो उससे आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आराम से समझ में आ जाएगी। देखो कैसे। मार्केट गए किसी काम से या किसी फ्रेंड के साथ, मार्केट में एक ड्रेस पसंद आ गया, बहुत ही अट्रैक्टिव था, बहुत ही सुंदर सा था। अब ड्रेस पसंद आया तो मन में इच्छा हुई कि काश अभी तुरंत पैसे होते तो ये ड्रेस सबसे पहले तो मैं ही जाके लेती। पर फिर पीछे से विचार आया कि 15 दिन पहले ही तो बुआ की लड़की की शादी थी, ऑलरेडी बहुत खर्चा हो गया है, और नई ड्रेस पापा ने अब भी दिलवाए है 20-25 दिन पहले। अब अगर ड्रेस के लिए बोला तो फिर शायद पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट किसके पास होता है बेटा? पापा जी के पास, है ना। कैशियर का जो होते हैं घर में, और वो मम्मी को खर्चे के लिए देते पैसे कि इतने पैसों में तुम अपने एक्सपेंसेस देखो जो भी है। अब हम लोगों के पास ना थोड़ा इतना बड़ा जिगरा भी नहीं होता है कि डायरेक्ट पापा के पास चले जाए। जिसके अंदर है वो डायरेक्ट पहुंचे अपने पिताजी के पास और कहे पापा, बोले क्या? बोले मार्केट में एक नया ड्रेस आया और बहुत पसंद आया, आप पैसे दे दो। मतलब जिनका अपने पिताजी से बॉन्डिंग ऐसी है कि जो अपने पापा से डायरेक्ट बात कर ले, मतलब अपनी बात डायरेक्ट सामने वाले को पहुंचा दे, ये होता है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर कहीं थोड़ा पापा जी लोगों की एक्टिविटी होती है घर में कि बेटा वो बच्चों से ना पैसों के मामले में थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, नहीं तो फिर अपने खर्चे फिर ताबड़तोड़ ही रहते हैं, देखने मतलब लायक रहते हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर पापा के पास ना जाके फिर कहाँ जाते हैं? मम्मी के पास। फिर मम्मी को थोड़ा सा मक्खन वक्खन लगाते हैं, मम्मी ये कर दूँ, हाँ और क्या काम है। अब मम्मी लोग भी समझ जाती है कि हाँ मतलब गड़बड़ है, सीधे बोलती क्या चाहिए, मतलब वो आपकी एक्टिविटी को देखकर क्या समझती है, क्या चाहिए ये बोल। तो बोले मम्मी मार्केट में ना एक बहुत ही अच्छा ड्रेस आया है और मुझे वो चाहिए। तो मम्मी भी अपनी कई बार खिंचाई करने के लिए क्या बोल देती है, हाँ तो मेरे पास कोई पैसे होते हैं क्या, मैं कमाने जाती हूँ, मेरे पास क्यों आए, जा अपने पापा के पास जा। मम्मी आप जाओ ना। तो बोले नहीं डायरेक्ट जाओ। मतलब जब डायरेक्ट अगर हम पापा के पास पहुंच जाते तो हम अपनी बात डायरेक्ट सामने वाले से रख देते। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, बीच में हम मीडिएटर किसे बनाए, अपनी मम्मी को, और अपनी बात किसके तक पहुंचाए, पापा जी के तक। तो मीडिएटर क्या करेगा, जाएगा और वो अपनी बात को सामने वाले के सामने रखेगा, मध्यस्थ का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना जब हम डायरेक्ट अपनी बात पापा से करते तो डायरेक्ट स्पीच, लेकिन मीडिएटर रखकर अपनी बात किसके तक पहुंचा रहे हैं, पापा जी के पास, तो ये होती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। अब बात को समझो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो हो गया। अब मैटर ये है कि जब हमने अपनी मम्मी से बोला था
मम्मी मार्केट में एक नया ड्रेस आया है, मुझे वो चाहिए। अब मम्मी पहुंची किसके पास? पापा जी के पास। कहा सुनो जी, तो बोले क्या? मम्मी लोग बोलती है, ऐसा नहीं बोलती, बोलती है, बोले क्या? अब बात को सुन ना, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला मार्केट में ना एक नया ड्रेस आया है और मुझे वो चाहिए। सेंटेंस को कुछ भी चेंज नहीं किया, और क्या बोला? मार्केट में नया ड्रेस आया है, मुझे वो चाहिए। तो पापा जी तो पहले 1 मिनट तक देखेंगे और कहेंगे 15 दिन पहले शादी में साड़ी दिलाई ना, और दूसरी बात तुम ड्रेस कब से पहनने लग गए? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो बात सामने वाले की थी उसको उसी शब्दों में जाके सामने वाले से बोल दिया। उनको क्या करना चाहिए था? उसमें अपने शब्दों में बनाकर सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करना था। जैसे बेटे ने मुझसे कहा या बेटी ने मुझसे कहा उसे एक नया ड्रेस चाहिए। हम जब गए थे तो हमने क्या बोला था? मुझे एक नया ड्रेस चाहिए। पर मम्मी ने जाके क्या बोला? उसे, लड़के को या लड़की को एक नया ड्रेस चाहिए। तो बेटा ये जो अपनी बातें जो हम किसी के तक पहुंचाते हैं ना, इसको कहते हैं वर्णन करना। नरेट शब्द से ही नरेशन बना है। नरेट का मतलब होता है टू एक्सप्लेन या टू एक्सप्रेस, अपनी बात को वर्णित करना या वर्णन करना। तो इसमें जो मुझे शब्द आया, फिर मम्मी जब पापा के पास पहुंची उन्होंने बोला उसे, तो ये मुझे मतलब ये जो आई है ना, ये बदल गया किसमें? ही या शी में। तो ये प्रोनाउन चेंज होते हैं, इसलिए इस चार्ट की जरूरत पड़ती है। अब हम क्या करेंगे, जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को चेंज करेंगे ना, तो बार बार ये प्रोनाउन हमसे आके टकराएंगे। तो हमको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। जैसे अगर आपको सेंटेंस बनाते बनाते आई दिखे तो हमें पता होना चाहिए आई क्या है। देखो ध्यान से मैं जो बोल रही हूं, आई फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव है। क्या बोला मैंने? साथ में बोलो, आई फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव है। ऐसे ही मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव है। ऐसे ही माय फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है। अब ऐसा आपको बोलते आना चाहिए। समझ गए कैसे बोलना है? देखो बोलो यू। यू को रिपीट नहीं करना है, डायरेक्ट बोलना है कौन क्या। ठीक है, यू को, यू तो मैंने उंगली रख दी, अब आपको कहना है ये क्या है? सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है। ऐसा अब बोलो थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव। फिर से देखो बोलो सबको बोलना है। जो नहीं बोलते पाया गया 5 बार बुलवाऊंगी खड़े करके, फिर मत बोलना इंसल्ट कर दिए मैडम आपने। बोलो पजेसिव, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, इधर बोलो, बोलते आने लगा। ये चार्ट जब भी हम अभी नरेशन को चेंज करेंगे ना, बार बार ये प्रोनाउन हमें चेंज करना है। तो कौन किस में बदलता है वो अभी बात का मैटर है, पर जो बदलता है वो कौन है ये आपको चार्ट में पता करना है। जैसे यू क्या है तो सेकंड पर्सन का नॉमिनेटिव है, अस क्या है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव है, यू क्या है सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव है, ही क्या है थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव है, हिम क्या है थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसे पर्सन के साथ उसका केस हमको पता होना चाहिए। अब हम जाते हैं यहाँ पर कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात। जब हम डायरेक्ट अपनी बात सामने वाले से बोले तो ये डायरेक्ट स्पीच होता है, और जब अपनी बात अपन अपने शब्दों में बनाकर, किसी मध्यस्थ को रख लो, अपनी बात कोई बंदा अपने शब्दों में बनाकर वो किसी सामने वाले के तक पहुंचाए तो ये कैसा स्पीच होता है? इनडायरेक्ट स्पीच होता है। हेडिंग बनाइए नरेशन। लिखेंगे यह 2 प्रकार का होता है, या यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन लिखेंगे
जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को, जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को जैसे का वैसा कहना हो तो उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। ये अगली हेडिंग इनडायरेक्ट नरेशन। लिखेंगे जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को हम अपने शब्दों में बनाकर, जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को हम अपने शब्दों में बनाकर दूसरों को बताते हैं तो वह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। चलो भाई, अब ध्यान से सुनिएगा। जब हमको क्वेश्चंस मिलेंगे ना पेपर में, तो वहां पर ना डायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट में चेंज करना है और इनडायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट में। तो पहचान भी तो पता होना चाहिए कि मैडम डायरेक्ट क्या है और वो इनडायरेक्ट में कैसे बदलेगा। तो ध्यान से यहां पर देखो, किसी भी सेंटेंस में आपको कुछ इस टाइप का पैटर्न देखने को मिले। कुछ सेंटेंस लिखा होगा, कॉमा लगेगा, फिर एक कोटेशन के अंदर बाकी की चीजें लिखी होगी, तो ये कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और जिसको हम चेंज करेंगे और ये दो अलग अलग सेंटेंस को मिलाकर एक क्लॉज का रूप देंगे, एक बड़ा सा सेंटेंस बनाएंगे, वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पैटर्न क्या है? जिसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लिखा हो वो डायरेक्ट है, और जो नॉर्मल पूरा सेंटेंस बना हो वो इनडायरेक्ट है। अल्टरनेट चेंज करने को आता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, ऐसा चेंज करने को देखने को मिलता है। तो अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आया। अब हम आ रहे हैं स्पीच में, ध्यान से सुनिएगा। अब आपका काम है, आप चार्ट ओपन कर लीजिए, चार्ट ओपन कीजिए बेटा। जब राइटिंग वर्क करवाया जाए तो लिखना है। अभी यहाँ पर आपको सिर्फ चार्ट को देखना है और यहाँ पर ध्यान रखना है। हम सेंटेंस बना रहे हैं, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू स्कूल। ध्यान से देखो, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। कभी भी पैटर्न देखो, पहले क्या दिख रहा है, राम सेड कॉमा, है ना। तो ये वाला स्पीच कौन सा स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच। हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। हमको क्या करना रहता है, कॉमा के ये इस साइड वाला पूरा का पूरा एक जो सेंटेंस होता है, इसे कहते हैं बेटा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होती है रिपोर्टेड स्पीच। यहां लिखा होता है किसने कहा, किससे कहा, और जो भी बात कही होती है वो पूरी स्पीच यहां लिखी होती है कोटेशन के अंदर। ये बात क्लियर हुई? अब आगे की बात सुनना। रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला हिस्सा हम इसे किस नाम से बोलेंगे? पहले दिन की क्लास में जो भी बताया जाए वो लास्ट तक अप्लाई होता है ना। कल भी हमने जैसे बी वर्ब पर फ्रेंड वर्ब की बात किए थे, तो आज जो भी चीज बताएंगे बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपको अभी नरेशन 6 प्रकारों में है। कितने टाइप्स में है? 6 प्रकारों में। तो 6 दिन तक रेगुलर 6 डेज तक हम जो क्लासेस पढ़ेंगे या जो भी नरेशन में पढ़ेंगे, वो आज जो बेसिक्स पढ़ेंगे उसी को हर जगह अप्लाई करते हुए चलना है ना। तो इसीलिए आज जो भी पढ़ाए ध्यान से सुनना। कॉमा के इस साइड वाले हिस्से को क्या बोलना है? रिपोर्टिंग वर्ब। वो क्यों बोलना है समझो। ये है से, सैड, सैड वर्ब, और वर्ब के पहले कौन होता है? सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? राम, और रिपोर्टिंग वर्ब इसमें क्या है? सैड। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है बेटा, कभी भी ना जब आपको ऐसा डायरेक्ट स्पीच मिले और जब आपको इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। क्या बोला मैंने? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को नहीं करना है, जो जैसा लिखा है उसे रहने दो। अब बोले मैडम क्यों नहीं करना है?
उसका कंसेप्ट क्या है, चेंज क्यों नहीं करना है, तो बात को समझो बेटा, चेंज क्यों नहीं करना उसका कॉन्सेप्ट समझो। जैसे हमने बोला, एक स्टोरी में बता दूं क्या, स्टोरी आसानी से समझ में आ जाती है ना। एक फैमिली है जिसमें 3 लोग रह रहे हैं, राम, उसका भाई मोहन और उसकी माताजी माँ, 3 ही लोग हैं परिवार में। पिताजी इस दुनिया में नहीं है, एक्सीडेंटली किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। माता जो है जैसे तैसे जॉब करके भरण पोषण कर रही है अपने बच्चों का, और एक उनको अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा देने का काम कर रही है। अब 2 बेटे हैं, कौन कौन, राम और मोहन। राम जो है ना, इसका नाम बहुत अच्छा है राम, पर गुण एकदम अपोजिट बेटा, 1 नंबर का नालायक। नालायक मीन्स ऐसा, कहना मानना नहीं है, मम्मी की बात सुनना नहीं है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है ना, पूरे गुण अपोजिट है ना। और स्कूल जाने की बात कहे तो 15 दिन में 1 आध चक्कर घूम के आ जाते हैं। जब स्कूल वाले याद कर लेते हैं कि राम कहाँ है या नहीं, तो स्कूल पहुंच जाता है टीचरों को चेहरा दिखाने के लिए। जैसे अपनी क्लास में भी कुछ बच्चे कभी कभी आ जाते हैं ना, मंडे आज मंडे है क्या, नहीं है ना, हाँ मंडे को मिलेंगे ऐसा। तो ऐसे राम का भी रवैया कुछ ऐसा ही है। अब माता जी की तरफ से ये है, मम्मी बड़ी परेशान है राम से। एक दूसरे की तरफ मत देखो बेटा, अपने आप को देखो, हम रोज आते हैं ना बस, ठीक है, अपन राम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मम्मी बड़ी परेशान है राम से, और इसका एक जो भाई है ना मोहन, बड़ा ही बढ़िया लड़का है, पढ़ाई वढ़ाई भी सारी अच्छे से करता है, होमवर्क भी करता है रेगुलर, घर में मम्मी के काम में उनकी मदद भी करता है, क्योंकि मम्मी भी जॉब करती है तो उनको भी वहाँ काम करना रहता है। तो मोहन एकदम अच्छा टाइप का लड़का है, पर राम उसका जस्ट अपोजिट है। बस दिन भर उठा और ग्राउंड चला। अब ग्राउंड में ही लड़कों के साथ खेलता है, उन्हीं के साथ कुछ कुछ सीखता है। तो ऐसे में मम्मी परेशान है कुल मिला के राम से कि पढ़ाई लिखाई, इसको अभी उम्र है पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। अब तकलीफ ये है, एक दिन ना मम्मी का जो गुस्सा था वो कुछ ज़्यादा ही आ गया, मतलब टेम्परेचर बोल सकते हैं 7वें आसमान पे था। अब मम्मी ने क्या किया, राम की एक दिन तबीयत से की पिटाई, और गुस्से में बोला आज बैग उठाना और चुपचाप स्कूल निकल ही जाना, और घर पे दिख बस मत जाना, चुपचाप उठना और स्कूल की तरफ निकल लेना। अब राम था तो मम्मी ने इतना बोला, और मम्मी थी तो ऑफिस के लिए निकल गई। अब राम ने अपना बैग वैग ढूंढा, ड्रेस कहीं से, टाई बेल्ट कहीं से, आईडी कार्ड भी ज़रूरी होता है आज की डेट में, नहीं तो स्कूल में नहीं जाने देते। अब ज्यों त्यों राम ने सारी चीज़ें कलेक्ट किया, और राम ने था तो बैग लिया और अपने स्कूल की तरफ निकल लिया। राम स्कूल जा रहा था बेटा, और मैं कहीं से आ रही थी। मैंने जैसे देखा राम को, क्या बात है भाई राम, ड्रेस व्रेस पहने स्कूल जा रहे क्या? तो बोले दीदी ड्रेस पहन के कोई कहाँ जाता है। हमने कहा तुम तो हो ही नालायक, क्या बात करे, तुमसे रहने दो, चलो जाओ। बोले दीदी सुनो ना। हमने कहा क्या बोलना है, क्या काम है? तो बोले मेरी मम्मी को एक मैसेज दे दोगे क्या? हमने कहा क्या? तो बोले मेरे को मम्मी को बोल देना कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। देखो स्कूल नहीं जाता फिर भी इंग्लिश बोलता है। राम ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये मम्मी को बता देना, ये मैसेज मम्मी की तक पहुँचा देना। हमने कहा ठीक है तुम तो जाओ स्कूल। राम को बोला ठीक है। अब हम पहुँचे मम्मी के ऑफिस। हेलो आंटी, तो बोले हाँ बेटा आओ। हमने कहा आंटी आपको एक मैसेज देने आए हैं। तो बोले क्या? आपका बेटा मिला था मोहन, आपका बेटा मिला था, उसने मुझसे एक मैसेज दिया है आपके लिए। हाँ तो मैंने चेंज कर दिया ना, मिला कौन था? अब मैं मम्मी को जो मैसेज दे रही हूँ वो गलत दे रही हूँ। आपका बेटा मिला था मोहन, उसने कहा है कि मम्मी से कह देना कि मैं स्कूल जा रहा हूँ दीदी। अब मम्मी लोगों का फिर तो चालू हो जाता है। मम्मी ने बोला क्या बताऊं बेटा, मोहन तो मेरा बड़ा अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ाई वढ़ाई भी करता है, क्लास में हमेशा टॉप पर रहता है, फर्स्ट रैंक लाता है, पढ़ाई वढ़ाई में भी बढ़िया है, और इवन ना इतना काम करने के बाद भी घर में काम में मदद करता है। और वो मेरा एक लड़का है नालायक,
राम। आज तो खूब पीटा उसको, हमें तो पता भी नहीं था राम की पिटाई हुई। ये भी पता चल गया, अच्छा राम की पिटाई हुई है, अच्छा। बोले पता नहीं, अब मैं तो चलती हूँ। बाय किया अपन ने और अपन थे तो घर आ गए। अब मम्मी का दिमाग कहाँ खराब है कि मैंने राम को स्कूल जाने के लिए बोला है। अब ये लड़के का मैसेज भी नहीं मिला। मैसेज किसका मिला? मोहन का। जबकि गया कौन? हमने चेंज कर दिया है ना, किसने कहा और किससे कहा। अब तकलीफ ये हुई कि राम स्कूल गया, राम के नॉलेज में क्या था कि मैंने तो योगिता दीदी को बोला है कि आप मम्मी से मेरा मैसेज बता देना कि मैं स्कूल जा रहा हूं। लड़का आया, खुशी में बढ़िया था, बैग फेंका, ड्रेस फेंकी और फिर से ग्राउंड की तरफ कि आज तो मम्मी खुश है मेरे से। अब मम्मी का टेम्परेचर और बढ़ गया, लंच भी नहीं किया दोपहर में, लड़के के कारण परेशान। और नहीं तो बेटा इतना सा मैसेज मिल जाता कि राम ने कहा है कि वह स्कूल गया है, तो शायद मम्मी आते आते खाने पीने के लिए कुछ ला लेती, कुछ खुश होके उसके लिए कुछ आइसक्रीम पेस्ट्रीज कुछ तो ला लेती। पर यहाँ पर मम्मी का टेम्परेचर और बढ़ा हुआ है और मम्मी जैसे ऑफिस की तरफ से आ रही है, देखा तो राम ग्राउंड में है। बोले बेटा चल घर। बेटे को लगा मम्मी ने कुछ लाया है, मम्मी खुश है। अब बेटे को मम्मी ने क्या किया, घर ले गए बेटा, और जितनी पिटाई सुबह की थी ना उसकी डबल, क्योंकि अब गुस्सा भी बढ़ गया ना, टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, तो उसकी डबल पिटाई भी क्या कुटाई मम्मी ने अब की। मम्मी सुनो तो, मम्मी क्या सुनूं तेरी, मम्मी सुनो तो, मम्मी सुनो, मम्मी दिए जा रही है, मम्मी सुनो तो, अरे तो क्या सुनो, हाँ चल बोल क्या सुनूं तेरी। मम्मी मैंने योगिता दीदी को बोला था ना कि बता देना। क्या बता देना? मोहन मिला था, मोहन ने बोला है स्कूल जाने के लिए। बोले नहीं मम्मी वो तो मैंने बोला था, योगिता दीदी मेरे को मिली। मोहन इधर आ। किसको मिली थी योगिता दीदी? मम्मी मेरे को नहीं मिली। बोले मैं तो स्कूल चला गया था, आपके सामने तो गया। अरे मम्मी मेरे को मिली थी, मैं यही तो बोल रहा हूं, मैं स्कूल गया था। बोल बुलाओ योगिता दीदी को। अब योगिता दीदी को बुलाया जाएगा, क्या हुआ? राम ने, नहीं ना आंटी मैंने तो राम बोला था। अब जबरदस्ती की फिर वो बातें क्या होती है, फिर सफाई देने वाली बात आ जाती है। मतलब ना बेटा इसको हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाना है, सिर्फ नरेशन नहीं पढ़ना है। किसने कहा और किससे कहा, ये चीज अपने लाइफ में कभी भी चेंज नहीं करना। कारण आपने कहीं पर झगड़े होते देखा है? किसी का मैटर चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, अच्छा खूब बहुत बढ़ गया झगड़ा, उसमें देखना ये लाइन जरूर सुनने को मिलेगी, उसको बुलाओ जरा मैंने कब बोला, पूछो उससे, जिसकी कसम कहो उसकी खिला दो, मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। मतलब जिसने कहा और जिससे कहा, यहां गड़बड़ हुई ना तो विवाद की स्थिति बढ़ती है। बेटा बेचारे राम की डबल पिटाई हो गई, हुई ना, अभी करवा दी अपन ने यहीं खड़े खड़े। तो क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कभी भी चेंज नहीं करना है। और अब ध्यान से सुनना, इसको जैसे का वैसा लिखा, सैड अगर आया है तो सैड को सैड ही लिखना है, और कहीं कहीं पर आपको ना सैड के साथ टू मिलेगा, तब आप इसे टोल्ड में बदलना। नरेशन में पूरी चीजें चेंज हो जाती है, ध्यान से सुना। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को जैसे का वैसा लिखा, सैड है तो सैड लिखा, सैड टू आता तो टोल्ड में बदलते हैं। अब क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाना है। दैट यहां कंजंक्शन बनकर आएगा, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देगा। अब यहां तक की बात समझ में आई। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लगाया, रिपोर्टिंग वर्ब लगाई सैड, डबल इन्वर्टेड को हटाकर दैट लगाया। अब हम कहां पहुंच गए हैं, स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में आ गए हैं। सबसे पहले कौन दिखा, आई। अब आई को हमको चार्ट में ढूंढना है, रखो उंगली अपने हाथ उसमें, चार्ट पे देखो, आई मिला, बोलो आई को क्या है, आई दिख रहा है फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव। तो बेटा यहां पर लिखो आप, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव है। अब नरेशन में ना एक रूल चलता है सन का, 1 2 3, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। फिर से ध्यान से सुनो, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हमको कौन सा पर्सन मिला, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव, फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम यानी कोई लड़का, राम यानी लड़का। लड़के के लिए प्रोनाउन हम क्या यूज करते हैं, ही। अब ध्यान से देखना, ही की लिस्ट ये पूरी है, ही हिम हिज हिज, पर हमें ना क्या करना है,
हमने यहाँ लिखा आई फर्स्ट पर्सन का क्या था, नॉमिनेटिव। तो हमने देखो फर्स्ट के लिए 1 बनाया, नॉमिनेटिव के लिए n बनाया। ये लिखने से ये फायदा रहेगा कि जब आप इधर से घूम फिर कर आओगे तो ये भूलोगे नहीं कि आई क्या था। आई नॉमिनेटिव है फर्स्ट पर्सन का। तो बेटा जब हम नॉमिनेटिव को हटाएंगे ना तो लेकर भी आएंगे नॉमिनेटिव। आई फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव, फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम यानी कौन, लड़का। तो लड़के के लिए प्रोनाउन ही, और ही पर जाइए और ही का आप नॉमिनेटिव लेकर आइए। तो बेटा ये ही की लिस्ट है, ये पूरी ही की लिस्ट है, ही हिम हिज हिज। हमें क्या चाहिए, नॉमिनेटिव। तो आप नॉमिनेटिव से नीचे उतरोगे तो ही की लिस्ट में नॉमिनेटिव कौन है, ही है। तो यहां पर हम क्या लेकर आ गए, अब अभी तक कुछ बच्चों के दिमाग में पता क्या आ गया होगा, ठीक है मैडम आई मिलेगा तो हम ही लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन बदल जाता है। तो आई की जगह पर ही आ गया। अब आपको क्या करना है, आगे देखो, ये सैड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म किसका होता है, पास्ट का। पास्ट का कॉम्बिनेशन किससे रहता है, पास्ट से। तो कॉम्बिनेशन को मेंटेन करने के लिए ये जो एम इज आर है इसे हमें बदलना पड़ेगा वॉज वर्ब में, पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल। क्लियर हुआ, एक बार और बता दे क्या चेंज किया, ध्यान से देखना फिर से। सबसे पहले एक स्पीच मिली आपको, राम सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू स्कूल। कॉमा के इस साइड वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कभी भी चेंज, ऑब्जेक्ट भी नहीं बदलता है, लेकिन ये रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है। सैड है तो सैड और सैड टू है तो टोल्ड। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाना है, दैट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम आ गए स्पीच में, तो स्पीच में हमें कौन मिला, आई। आई को चार्ट में ढूंढो, क्या मिला, आई फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव। मैंने फर्स्ट पर्सन का 1 बनाया, नॉमिनेटिव का n, पहचान के लिए कि ये फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव है। फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, राम यानी कोई लड़का, लड़के के लिए प्रोनाउन ही। तो आप ही पर जाइए और उसका नॉमिनेटिव लेकर आइए। तो बेटा ही का ये ही की लिस्ट है, ही का नॉमिनेटिव ही है, तो ही को ला लो यहाँ पर और एम इज आर को वॉज वर्ब में बदल दो, पास्ट के कॉम्बिनेशन को मेंटेन कर लो और फिर वर्ब आईएनजी गोइंग टू स्कूल। ये बन गया सेंटेंस। क्लियर हुआ, चार्ट है सब। सैड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। 10 नंबर के आते हैं स्टेनोग्राफर के पेपर में एसएससी, और अगर कोई बच्चा जो अपने यहाँ पढ़ा हुआ है वो फुल मार्क्स लाता है, 10 में से 10। हमको 9 भी नहीं चाहिए, ठीक है, फुल मार्क्स आने चाहिए इसमें, तो ध्यान से समझना। राम सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कॉमा के इस साइड वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब का जैसे का वैसा लिखना है। सैड होता तो सैड लिखते, सैड टू है तो अच्छा, टोल्ड के बाद टू नहीं लगाना है, टोल्ड के बाद टू नहीं आता। सेड टू को किस में बदल दिया, इस ऑब्जेक्ट को जैसे का वैसा लिख दो। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा दो, दैट। अब हम आ गए कहाँ, स्पीच में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी, बढ़िया आता है। चलिए स्पीच में कौन मिला, यू। यू को चार्ट में ढूंढो, बोलो सेकेंड पर्सन का नॉमिनेटिव। जो बोला ना उसे यहां लिख लो, ताकि जब अपन इधर से घूम फिर कर जाए तो पता चल रहा अपन ने क्या ढूंढा था, यही भूल गए। तो सेकेंड पर्सन का नॉमिनेटिव, पढ़ते भी आ गया, सेकेंड यानी टू, एन यानी नॉमिनेटिव। तो सेकेंड पर्सन का नॉमिनेटिव सन के नियम से पूछो, भैया सेकेंड पर्सन मिला है किससे बदले, तो ये क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ये वर्ब का सब्जेक्ट, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन का नॉमिनेटिव मिला, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो हम क्या करेंगे, मी को नहीं लिखेंगे, मी पर जाएंगे और हमने क्या हटाया, नॉमिनेटिव। तो हम लेकर भी आएंगे नॉमिनेटिव। तो किसका नॉमिनेटिव, मी का। हमको मी मिला, मी पे मी से चेंज करेंगे। ये मी की लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट मी की है, आई मी माई माइन। तो मी पर जाएंगे और मी का क्या लेकर आएंगे, क्या मिला, मी का नॉमिनेटिव आई। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आई। आई लाने में कोई दिक्कत हो, फिर से एक और बार समझो। राम
टोल्ड मी, डबल इन्वर्टेड को हटाकर दैट। यू को सबसे पहले चार्ट में ढूंढना है, ढूंढो क्या मिला, बोलो। सेकंड पर्सन किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, तो मी पर जाओ और मी का नॉमिनेटिव लेकर आओ, तो मी का नॉमिनेटिव आगे हलाते। अच्छा अब फिर से सुनना, ये एम इज आर दिख रहा है, प्रेजेंट की वर्ब है, चेंज होगा वॉज या वर में, तो आई वॉज, ठीक है। अब ये जो लिखा है माय, माय को चार्ट में ढूंढो, बोलो। ये माय है, माय पर उंगली रखो और ऐसा बोलो, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव। जो बोला उसे लिख लो, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव। फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम यानी कोई लड़का, लड़के के लिए प्रोनाउन ही पर पहुंच जाओ, ढूंढना नहीं है ही को, ही पर सिर्फ पहुंचना है। और अब आप देखो आपने कौन सा केस हटाया, पी यानी पजेसिव, तो लेकर भी आएंगे पजेसिव। तो अब ही का पजेसिव ढूंढो, हिज, चलिए तो ये लिख दिया हिज बेस्ट फ्रेंड, कहीं कोई सब्जेक्ट से, और सेकेंड पर्सन मिला तो हाँ, और थर्ड पर्सन मिलेगा तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब होता है कोई बदलाव नहीं। अब यहां देखना ध्यान से, अगला स्पीच आ रहा है, राम said to me he is doing his work। ठीक, चलो बोलना है साथ में। कॉमा के इस साइड वाला हिस्सा ये रिपोर्टिंग वर्ब का, जैसे का, said to को बदल दो told में, ऑब्जेक्ट जैसे का, डबल इन्वर्टेड को हटाकर लगा दो that, लगा दिया। अब क्या करना है, यहां पर हमें दिखा ही को चार्ट में ढूंढना है। क्या मिला देखो, मिला, जो मिला उसको लिख लो, थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव, थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई बदलाव नहीं, मतलब अपने को अब इसको किसी से भी चेंज नहीं करना है, तो जैसे का वैसा लिख दो। क्लियर। अब ध्यान से देखना, एम इज आर प्रेजेंट, वॉज वर पास्ट, ही वॉज डूइंग। अब यहां देखो ये जो हिज है इसको चार्ट में ढूंढो, थर्ड पर्सन का पजेसिव, तो बेटा आपको यहां पे लिखना है थर्ड पर्सन का पजेसिव, थर्ड पर्सन नो चेंज, जैसे का वैसा। तो फर्स्ट पर्सन आए तो सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकंड पर्सन आए तो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और थर्ड पर्सन आए तो कोई बदलाव नहीं, नो चेंज, है ना। तो चलिए अगले नंबर पे लिखेंगे। देखो बेटा ध्यान से, अभी जो हम नरेशन बदल रहे हैं, स्पीच चेंज कर रहे हैं, दो चीजें चेंज हो रही है। एक तो प्रोनाउन बदल रहे हैं सन के नियम से, और दूसरा ना कहीं ये टेंस बदल रहा है। हमने बोल तो दिया कि एम इज आर आए तो वॉज वर में बदल दो, पर आप देखो एम इज आर यानी प्रेजेंट, आईएनजी यानी कंटिन्यूअस, तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो बदल गया पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहां सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं, पूरा टेंस बदल रहा है। तो एक बार एग्जैक्टली ये पता हो जाए कौन सा टेंस किस टेंस में बदलेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व। फिर हम एक्सरसाइज के लिए एटलीस्ट तैयार है। प्रोनाउन बदलने का तरीका आ गया, ढूंढ लो, लिख दो, सन के नियम से पूछ लो किस में बदलेगा, उस पर जाओ और उसको देखो यहाँ पर, और फिर लाके रख दो जो केस हटाया वो। तो ये तो प्रोनाउन बदलने का तरीका हो गया, लेकिन टेंस भी तो बदल रहे हैं ना बेटा। तो अब जैसे मान लो यहाँ पर अभी लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, इसकी जगह पर अगर यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता तो फिर वो किस में बदलेगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये रूल्स के अंतर्गत आता है कि कौन सा टेंस किस टेंस में बदलेगा। तो अपन इसको नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ये चार्ट हम यहाँ से हटा लेंगे और अब हम लिखेंगे कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। अगले नंबर पे लिखिए, यदि आ जाए सिंपल प्रेजेंट, तो ये बदलेगा बेटा सिंपल पास्ट में। लिखते हुए चलेंगे, प्रेजेंट यानी वर्ब का, हाँ, इसी के थ्रू आप यहां पर एक बार टेंस को रिकॉल भी कीजिए। पास्ट यानी वर्ब का, हाँ, और जो बच्चे आपने पास टेंस वगैरह नहीं पढ़े हैं तो आपको
टेंस की क्लास लगाना है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट यानी इज एम आर और कंटिन्यूअस वर्ब में आईएनजी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप लगाइए। पास्ट यानी वॉज वर और कंटिन्यूअस वर्ब में। अगर मान लो टेंस मिला प्रेजेंट परफेक्ट तो आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव को चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट बोले तो हैड को चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसे ही यदि आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो इसे बदलना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोले तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब में बदलेगा हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। अब यहां पर ना ये सारे प्रेजेंट तो पास्ट में बदल गए बेटा, लेकिन अगर ऊपर ही टेंस मिल जाए सिंपल पास्ट यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, हेड प्लस वर्ब थर्ड में बदलेगा ये। ऐसे ही अगर मान लो पास्ट कंटिन्यूअस मिल जाए, लिखना है पास्ट कंटिन्यूअस मिल जाए तो चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस बोले तो वॉज वर, पास्ट यानी वॉज वर और कंटिन्यूअस वर्ब में, और पास्ट परफेक्ट बोले तो हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी लगेगा और हेड को कंप्लीट करेगा वर्ब थर्ड यानी बीन। आप ध्यान से देखो, पास्ट कंटिन्यूअस के बाद अगला टेंस आता है पास्ट परफेक्ट, इसको चेंज नहीं करते हैं बेटा, ये इसी में रहेगा। पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, हेड प्लस वर्ब थर्ड, ये एज इट इज रहेगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ये चेंज नहीं होता है। अब ये तो हो गया पास्ट टेंस कंप्लीट। अब फ्यूचर में अगर हम जाते हैं तो मॉडल मिलता है विल, ये बदलेगा वुड में, फिर शैल मिला तो शुड में, कैन मिला तो कुड में, मे मिला तो माइट में, मस्ट मिला तो और मस्ट आता ही है पेपर में, हैज टू, हैव टू और हैड टू में अकॉर्डिंग टू टेंस। इतने चेंजेस और देखने को मिलते हैं नरेशन में। इसके बाद ना बेटा अब हम फाइनली नरेशन को सॉल्व करने के लिए रेडी है।